आपकी लाइफ का कोई स्ट्रगल ऐसा मोमेंट रहा हो, आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए तो आपको लगा हो अरे वाह क्या बात है। पढ़ाई में भी कुछ ऐसा दौर आया था जी। जो फीस वगैरह को लेकर के और समय से मतलब जो है कॉलेज की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही थी, तो उस समय मैं थोड़ा सा परेशान हुआ करता था। लेकिन फिर मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। क्या तो बात है। पढ़ाई के दरमियान कभी कभी ऐसे भी पल आए हैं कि मुझे प्लेटफार्म पर जा कर के सोना पड़ा कुछ दिन। प्लेटफॉर्म पे सोए हैं आप? प्लेटफार्म पर भी मैंने सोया है स्टार्टिंग के दौर में, चूँकि अजनबी जगह जाने पे और आर्थिक तंगी भी थी कि समय से पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआती मैं क्लास के दिनों में जब मैं मेडिकल की शिक्षा ले रहा था तब मैं 2-3 दिन तक प्लेटफार्म पर भी सोया था। रात को प्लेटफार्म पर सोता था और वहीं स्नान करता था और नहा करके अब सीधे 9:30 पर मेरा क्लास चलता था। मैं 9:30 पर आके क्लास कर के और फिर 5 बजे तक पढ़ाई करके और फिर वही स्टेशन पर चले जाते। तो वहीं जो स्टेशन पर जो लाइट जलता था उसी के नीचे बैठ करके अपना हम तैयार कर लेते थे और जा कर के बाहर उसमें 6-7 रुपये में रोटी सब्ज़ी मिल जाता था, खा लेते थे और खा करके फिर वहीं पढ़ते तो वहीं सो जाते थे, फिर वहीं नहा करके फिर चले जाते थे। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी सर। ऐसे शिवम जी मतलब ये आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये छोटी सी कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है तो आपके मैं इच्छा का सम्मान करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका द शिवम शो के इस खास एपिसोड पर। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सोनकर जी, जो कि होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत से लोगों को ये सेवाएं देते हैं। तो बिना किसी देरी के सर से बात करते हैं और सर के बारे में कुछ जानते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक आपको बेहतर तरीके से जान सकें। निश्चित तौर पर मैं प्रोफेसर डॉक्टर DK सोनकर, वर्तमान में मैं प्रिंसिपल हूँ राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। और हम जो है एक शिक्षक के साथ साथ एक चिकित्सक हैं जो आम जनमानस में प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मैं जो है सेवा दे सकूँ। ओके सर, सबसे पहले हम सर आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन जर्नी कैसी रही। निश्चित तौर पर अगर हम ये कहें तो ये युवाओं के लिए एक जो है एक प्रेरणा स्रोत की बात होगी, क्योंकि हम एक ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है। गोरखपुर के अंतर्गत बांसगांव तहसील के अंतर्गत एक ग्राम नर्रा खुर्द है जो ग्राम सभा तेंदुआनी एवं गगहा थाना अंतर्गत आता है। हम ग्रामीण परिवेश में रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई करते हुए आज हम इस मुकाम तक आए हैं। और इस मुकाम तक आने में मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों एवं मेरे पड़ोसियों का बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सभी के मार्गदर्शन मेरे बड़े भाई, जो उस समय हम 4 भाई हैं और वो हमारे सबसे बड़े भाई, हमें लगता है कि उस समय इंटरमीडिएट के वो भी छात्र रहे हैं। उनसे नीचे हमारे एक और भाई, उनसे एक और छोटे भाई, सबसे लास्ट भाई। हम 4 भाई एक साथ एक जगह पर बैठ के पढ़ाई करते थे। बीच में हम लोग लालटेन तो नहीं था उस समय, दीपक था जो मिट्टी के तेल से जलाया जाता था और उस दीपक को बीच में रख करके हम सभी चारों भाई एक पास साइड बैठ करके पढ़ाई करते थे। और हम सबके जो मतलब ये कहिए कि आज के युग में तो ऐसे भाई का भी होना अब हमें नहीं कर सकते, नहीं मिले, लेकिन हमारे लिए तो वो मतलब समझिए गॉड फादर ही कहेंगे कि जो हम सभी भाइयों को एक साथ लेकर के और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। वो खुद हम लोग को जो है काम देते थे, जिसको होमवर्क जिसको आज के भाषा में बोलते हैं, वो काम देते थे कि आपको इतना पढ़ करके याद करके सुना करके ही सोना है, चाहे उसके लिए रात को 12 बज जाए 1 बज जाए। तो हम लोग को जो टास्क देते थे कि आज की भाषा के अनुसार वो टास्क करके, और अब जब हम रुकना तभी हम लोग को खाने को मिलता था खाना, और तभी हम लोग सोने जाते थे। तो हम लोग को ये लगती थी कि नहीं चलो हम जल्दी से पढ़ लेंगे, जल्दी से भैया को याद करके सुना देंगे तो जल्दी से खा करके जल्दी से सो जाएंगे। तो जब तक हम लोग जो है कंप्लीट जो टास्क मिलता था उस समय जब कर लेते थे फिर तभी हम लोग सोने जाते थे। तो हम आज यहाँ इस मुकाम तक हैं तो इसमें मेरे पिताजी का, मेरे बड़े भाई लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है।
उनके सहयोग, उनके मार्गदर्शन से ही आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं। ओके, आपकी जो एजुकेशन जर्नी रही थी, इसमें आपका कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट शायद होगा जो आपको अब तक याद हो, तो कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है आपकी एजुकेशन जर्नी का जो आपको अभी तक याद हो? निश्चित ये भी आपका प्रश्न बहुत उचित है, क्योंकि मैं पढ़ने में अब अपनी बड़ाई तो तारीफ़ तो नहीं कर, लेकिन अच्छा था। अच्छा। और मैं बाएं हाथ से लिखता था। अच्छा, बाएं हाथ से आप? मैं उस समय जब प्राइमरी में पढ़ता था, हमारे घर के बगल में जो है प्राइमरी पाठशाला हड़ावार था, तो हम पैदल पटरी और बोरी लेकर के हम लोग घर से निकलते थे, वहाँ जा कर के स्कूल की सफाई करते थे। हमारे उस समय के हम लोग के जो है पंडित जी और मुंशी जी हुआ करते थे, तो पहला काम रहता था कि बोरी पटरी रख कर के पहले पूरे स्कूल की हम लोग जो है झाड़ू से सफाई करते थे। और झाड़ू से सफाई करने के बाद हम लोग बैठ कर के फिर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो हमारी आदत थी बाएं हाथ से लिखने का। तो मेरे घर में मेरे जो बड़े भाई थे वो बार बार कहते थे कि बाएं हाथ से नहीं लिखा जाता। पहले के समय कहते बाएं हाथ से जो है गंदे काम मतलब कि जो है लैट्रिन की सफाई की जाती है, और दाएं हाथ से शिक्षा ग्रहण, दाएं हाथ से लिखा जाता था। क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी बाएं हाथ से लिखने का, और मेरी आदत जा नहीं रही थी। मेरे बड़े भाई ने जो है इसके लिए हमें 2-3 बार 2-4 लप्पड़ मारा भी कि तुम इसको छोड़ दो, ये शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन चूँकि मेरी आदत पड़ गई थी, अचानक हम सभी भाई बैठे थे और मैं लिख रहा था। मुझे उसमें नरकट की कलम दी जाती थी और इंक घोर करके उससे हम लोग जो लिखते थे। तो मेरे बड़े भाई के मन में ऐसा सूझा होगा कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी नहीं छोड़ रहा है। तो गांव में हो सकता है बहुत सारे दर्शक लोग जानते हो, सरपत हुआ करता था, जिसे आज के समय में से झोपड़ी बनाते हैं। तो मेरे घर के सामने सरपत का बहुत सारा जो है मतलब जंगल टाइप एक तरह से कह लीजिए था। मेरे बड़े भाई गए, चुपचाप उस तेज़ सरपत को तोड़ करके ले आए और हमसे कहते देखे तुम्हारी अंगुली में क्या लगा हुआ है। मुझे नहीं आभास हुआ कि ये कुछ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ब्लेड की जगह सरपत से मेरे अंगुली को ऐसे फाड़ दिया। और जब फाड़ दिया तो उसमें पूरा एकदम से तेज़ धारा के साथ खून बहने लगा। और मैं चूँकि प्राइमरी लेवल का विद्यार्थी था, मैं एकदम डर गया, मैं एकदम चिल्लाने लगा, रोने लगा। गांव की भाषा में जो है मैं कहा माई माई देखो भैया हमारा हाथ काट देना। हाँ, मेरी माँ भी रोने लगी। फिर मेरे बड़े भाई इसको जो है खूब, गांव में तो पहले बैंडेज वैंडेज मिलता नहीं था, तो कोई साफ़ सुथरा धोती का फटा हुआ टुकड़ा था, उससे लाए और जानबूझकर मेरी अंगुली को जो है बहुत लंबा रोटेट करके खूब बैंड कर दिए कि मैं उससे फिर अंगुली पकड़, उससे मैं जो है जो नरकट का पेन था मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था। कहा चल, उसके कटने के बाद भी एक लपड़ उन्होंने कस के मारा, कहा चल आज से अब तू जो है अभी हाथ से लिखना शुरू कर। तो मैं उसी दिन से मैं फिर दाएं हाथ से लिखना शुरू किया। तो वो जो है वो बात मुझे कभी भूलती नहीं है, हंसते हुए मैं उसको याद कर लेता हूँ। आप अभी इतने ऊंचे मुकाम पर हैं, तो सर आपका बचपन कैसा था? बचपन में आप क्या शरारती थे सबके जैसे, कोई शरारत करते थे क्या? अब ये तो कह सकते हैं कि चूँकि मैं खेलने का बड़ा शौक़ रखता था, तो मैं दो ही जो है खेल खेलता था। एक गांव में आपने सुना होगा यार लोग, हमारे बहुत दर्शक, गुल्ली डंडा एक खेल होती थी, ठीक है, और दूसरा कांच जो गोली जिसको कहते गोली। तो मैं गोली खेलने में बहुत एक्सपर्ट था, क्योंकि मुझे अच्छे से वो पल याद आ रहा है कि गांव में जो है पैसे तो फीस के लिए उतने मिल नहीं पाते थे। अच्छा, मैं पहले से ही मैंने पैसा बहुत ज़्यादा फालतू खर्च करने का जो है मेरी आदत नहीं थी। तो समय से वो इंक वगैरह जो ख़रीदा था उसमें 5 पैसे की पुड़िया मिलती थी, तो समय से वो 5 पैसा भी नहीं मिल पाता था। तो मेरी आदत ही थी कि मैं कंचा जिसको गोली कहते हैं, मैं बहुत तेज़ खेलता था। बहुत दूर दूर तक मैं ऐसे ही यूँ निशाना लगाता था। तो मैं वो गोली खेल के गोली जीतता था। फिर जो और 2 साथी जो हमारे उनके साथ खेलने वाले थे, तो जिनके पास तो मेरे से ख़रीदते थे 5 पैसे की गोली, 1 या 2 गोली शायद हमें लगता था उसमें मिलती थी। तो मैं वो गोली उनको दे करके 5 पैसा मिलता था, उससे मैं इंक खरीद लेता था और उसी से मैं उस इंक से जो है लिखता था। तो ऐसे करके तो हमें लगता था कि मैं कम 200-400 संग्रह किया हुआ था गोली। हाँ, लेकिन मेरे घर के लोग, मेरे जो बड़े भाई थे, वो बार बार मना करते कि ये सब मत करो, उतने देर में तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन मेरी आदत थी तो मैं गोली चुपचाप खेल ही लेता था। और जब मेरे बड़े भाई जब कभी बाज़ार चले जाते तो मैं गुल्ली डंडा भी खेल लेता था।
अपने पढ़ाई के साथ साथ में। तो ये 2 खेल मैं बहुत खेला हूँ, बचपन में मुझे बहुत याद आती है उस खेलों का जो है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद था सर? मैं तो क्रिकेट भी खेला हूँ ओके। और कुश्ती भी लड़ा हूँ, क्या लेकिन बात। कुश्ती 8वीं तक लड़ा जो है। अच्छा। क्योंकि कुश्ती लड़ने के लिए मेरे फादर जो थे, मेरे जो पिताजी थे, वो कुश्ती के जिला लेवल के चैम्पियन थे। ओके। तो उनका मार्गदर्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन चूँकि मेरे पिताजी पहलवानी करते थे तो मैं भी 8वीं तक पहलवानी किया। लेकिन मेरे पिताजी कहते कि बेटा आप लोग ये सब मत करिए, आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, क्योंकि जब तक अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो समाज में बहुत आगे नहीं जाएंगे। तो उनकी बातों को मैं अच्छा सा पालन करने का प्रयास किया। तो 8वीं तक मैं कुश्ती लड़ा और क्रिकेट खेलता था। एक बार क्रिकेट के बॉल से मुझे मतलब कुछ इंटरनल पार्ट में एक बार चोट लग गया, तब से मैं क्रिकेट खेलना बंद किया। लेकिन आज के भी परिवेश में अगर कहीं क्रिकेट वगैरह होता था तो मैं उसको देखने का प्रयास करता हूँ। आपकी सर जो चिकित्सा की जर्नी रही थी वो कैसी रही थी, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। इस जर्नी में आपने कैसे कैसे पेशेंट को हैंडल किया है, किस तरह के लोग आते थे, क्या आपको लगता है ये जर्नी आपकी कैसी रही? निश्चित तौर पर मैं एक होम्योपैथिक प्रोफेसर और चिकित्सक हूँ। तो अगर होम्योपैथी की हम बात करें तो मैं अपने ही से आपको बताना शुरू करूँ कि मैं अपने मामा के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण किया है। मेरे मामा मेडिकल ऑफिसर थे और वो बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर थे। ओके। और उनके यहाँ लगभग आज से मैं 30-40 साल पहले की बात बताऊँ तो उनके पास उस समय 200-300 मरीज आते थे, चूँकि वो एक एलोपैथिक चिकित्सक थे। तो संयोग से मैं उस समय 10वीं का विद्यार्थी था और मुझे खुद को टाइफाइड हो गया था। अब मुझे पता चला उसको टाइफाइड कहते, तो तब तक मुझे नहीं पता था कि हाँ टाइफाइड भी कोई बीमारी होती थी। ये कहानी है 85-86 की। तो मेरे मामा के क्लिनिक के बगल में एक होम्योपैथिक चिकित्सक हुआ करते थे। संयोग से मुझे टाइफाइड हो गया और बहुत सारे इंजेक्शन लगे, बहुत सारे गोली टैबलेट खाए और मेरा बुखार ही नहीं जा रहा था। और वो ऐसी मेरी स्थिति आ गई थी कि मैं खुद को खड़ा नहीं हो पाता था। तो चूँकि मेरे मामा के क्लिनिक के बगल में वो चिकित्सक थे, होम्योपैथिक चिकित्सक थे, और वो बार बार जाते तो मैं उन्हें भी मामा मामा कहता था, चूँकि बगल में मामा। तो चूँकि मेरे मामा बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे तो उनसे बहुत लोगों के कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि डॉक्टर साहब आप ना इलाज करिए, आप हमें दे दीजिए, किसी को रिफ़र कर दीजिए। लेकिन वो जब मुझे बिस्तर पर लेटे हुए देखे तो अचानक मेरे पास आ गए। तो उनका यही वर्डिंग था कि बहने का भइलवा। तो हमने कहा मामा हमारा बुखार नहीं ठीक हो रहा, हम ठीक नहीं हो रहा है, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मैं बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर से वो डरते डरते मेरे मामा के पास गए। उन्होंने कहा कि अरे सर ये बहनवा ठीक नहीं हो रहा है, तो खड़ा नहीं हो पा रहा है, कहिए तो हम दवाई दें। तो मेरे मामा हंसते हुए या गुस्से में जिस भाव से कहे, अरे भागो, हम इतना रोज़ सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहे, दवा दें, ठीक, तुम क्या ठीक करोगे, तुम्हारे होम्योपैथिक से ठीक होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें 4 दिन का मौका दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। तो कहा अच्छा चलो तुम भी देख लो। फिर वो मेरा हाथ पकड़ करके अपने क्लिनिक पर ले गए, थोड़ी दूर था, उठा करके हाथ में कंधे में हाथ लगा करके अपने क्लिनिक पर ले गए। फिर मुझसे 10 मिनट तक बैठा करके पूछे कि कब से हुआ है, कैसे क्या क्या दिक्कत रहती है। अभी भी वो पिक्चर मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि हमसे क्या क्या पूछे थे कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ था, कब से हुआ है, खाना खा रहे हो, प्यास लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सारा चीज़ पूछने के बाद उन्होंने, अब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक खुद होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, उन्होंने 2 डिब्बी में मुझे दवाई दिया और एक अल्फा टॉनिक दिया। कहा ये दवाई खाओ भांजे और तुम ठीक हो जाओगे। और निश्चित मैं उन्हें भी थैंक्स कर रहा हूँ, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, आज उस दुनिया में नहीं है। निश्चित तौर पर वो 4 दिन की हमने होम्योपैथिक दवाई खाया और 5वें दिन से मेरा बुखार ठीक हो गया। क्या बात है। फिर मैं जो है चलने फिरने लगा। फिर उन्होंने मुझे कुछ टॉनिक उनिक दिया। मैं 15 दिन से 20 दिन के अंदर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो मैं मन में बना लिया कि मैं भी एक होम्योपैथिक चिकित्सक ही बनूँगा। क्या बात है। फिर हमने जो है वहाँ से अपनी जो है पढ़ाई की, जो है होम्योपैथी की जो है शिक्षा, पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटरमीडिएट किया, फिर जो है मैं गोरखपुर से बीएससी कर रहा था। उसी दरमियान जो है मेरा बीएचएमएस में एडमिशन, फिर हमने बीएससी को जो है ड्रॉप कर दिया। फिर हमने बीएचएमएस किया। बीएचएमएस करने के बाद में जो है फिर जो है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू किए।
इसके बाद में फिर उसी के दरमियान लोक सेवाओं की वैकेंसी आई। हमने मेहनत करके जो है फिर जो है उस वैकेंसी को क्लियर किया। फिर मैं जो है प्रवक्ता के पद का चयनित हुआ। और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और मैं आज आपके सामने इस मुकाम पर हूँ। आपकी जो ये होम्योपैथिक की जर्नी रही थी, इसमें कोई ऐसा पेशेंट आया है जो आपको लगा हो कि ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ये कैसे ठीक होगा, और वो फिर आपने ठीक कर लिया, आपको बहुत अच्छा लगा हो? कोई ऐसा पेशेंट था आपके? हाँ, वो भी हमारे लिए अच्छा प्रश्न आपका, भी बहुत मेमोरेबल है। आज से ये कहानी लगभग 2023 2002 या 3 की कहानी है। एक महिला जो ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र थी और कैंसर हॉस्पिटल में उसने दिखाया, वहाँ डिटेक्ट हुआ कि ये कैंसर है और तुम जो है 1 हफ्ते की मेहमान हो। और वो बहुत ही गरीब परिवार से लोग थे। उसके बाद जो है वो मेरे चैम्बर में आए और आकर के सीधे धराशायी, सीधे वहाँ ब्रेंच लंबा सा था, आके वो महिला सीधे उस ब्रेंच पर गिर गई। तो मैं अवाक हो गया कि अरे इसको क्या हो गया। फिर उसके पेरेंट्स लोग रोने गाने लगे, कहे कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हम इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर कह दी कि 1 हफ्ते की मेहमान है और ये बस ले जाओ घर, सेवा सत्कार करो। तो आप चूँकि नए नए हैं तो हमने सोचा कि लाओ चलो एक बार आपको भी मैं दिखा लूँ। तो मैं बड़े चूँकि मैं भी नया नया था तो मैं बड़े धर्मकर, मेरे लिए चैलेंजिंग की बात थी। बिल्कुल कि मेरे पास अगर ये होम्योपैथी में दिखाने आई है महिला, तो अगर मेरे से नहीं ठीक होगी तो मैं भी नया हूँ, मेरी भी बदनामी होगी, मेरी पैथी की भी बहुत बदनामी होगी। फिर मैं पूरा उनसे हिस्ट्री वगैरह लिया, सारा पूछा, उनकी पूरा कहानी उनसे पूरा सारा पूछा, कैसे क्या है, घर परिवार में आपके कौन कौन हैं, किसी को और ये बीमारी पहले से तो नहीं थी, खान पान आपका कैसा है। तो सब कुछ देखने के बाद में एक तो सबसे पहले जो है बहुत ही उनका पुअर फैमिली था। हमें लगता है कुल माल न्यूट्रिशन की भी कमी थी, इसलिए उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम थी। तो देखने के बाद हमने सब देख लिया। तो सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि सबसे पहले हम इसके जो है पहले हेल्थ को पहले इम्प्रूव करें जी, फिर बीमारी को हम धीरे धीरे देखेंगे। फिर हमने इसको हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू किया, दवाई दिया अपने होम्योपैथिक सिम्टम के अनुसार। उसमें जो भी दवाई आई थी, हमने कहा कि चलो उस डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते की मेहमान है, अपने तरफ से प्रयास करते हैं। तो हमने उसको 15 दिन की दवाई दिया। हम कहा लो 15 दिन दवा खा करके फिर आना। हमें लगा कि अगर कहीं ना कहीं अगर हमारी इस पैथी में कुछ शक्ति होगी तो निश्चित तौर पर इसको इम्प्रूवमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये है कि इंटरनल चीज़ है, अगर इसकी इम्यूनिटी कम्प्लीटली तरफ डिरेंज हो गई तो हो सकता है भाई ना बचे, तो कम से कम ये तो रहेगा भाई को हमारे ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं लगाएंगे, हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो हमने जब दवाई उसको दिया था उस समय मुझे अच्छे से याद है कि हमने उसको जो है एक हमारी कार्सिनोसिन मेडिसिन थी, हमने उसको अन्य में दिया था, और दूसरी मेडिसिन हम अल्फा की उसको, जो हमें अच्छे से याद है, शायद ये 2 मेडिसिन ही हमने उसको दिया था। फिर वो 15 दिन के बाद जब महिला आई तो अपने चल करके आई। तो मेरे बड़े ताज्जुब में पड़ गया कि डॉक्टर तो कहा था कि 15 दिन की मेहमान है और ये तो महिला खुद चल करके आई और उसके अंदर पॉजिटिव। चूँकि मैंने उससे कहा दिया कि तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा। अरे ऐसी नहीं, क्या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। तो हमें लगता था कि हमारी उस बात को वो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे इफेक्ट डाला कि डॉक्टर नया है, कह रहे हैं ठीक है, तो इसका मतलब हम ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये पॉजिटिविटी आई। और जब वो 15 दिन बाद मेरे पास आई तो कही अरे डॉक्टर साहब हम तो ठीक हैं, बस थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा, आप तो ठीक है मैं। लेकिन निश्चित तौर वो ठीक नहीं थी, उसको बस केवल उसके बॉडी का जो है इम्यूनिटी तो वो स्ट्रांग हुई। फिर मैं उसे फिर सब पूछा, पूछने के बाद फिर अपनी यही होम्योपैथिक दवाई चलाना शुरू किया। और मैं अपने इस पैथी के जन्मदाता हिनमन साहब को मैं नमन करता हूँ, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे शिक्षा दिया और एक अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक बनाया। आज वो महिला लगभग 20 साल हो गए, अभी भी वो जिंदा है अपने। क्या बात है, अरे वाह। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। क्या बात है। और हमें लगता है कि उसने कम से कम मेरे पास 100-200 पेशेंट भेजा। आज भी वो महिला जो है कहती है कि जाओ डॉक्टर साहब लखनऊ में पोस्ट हैं, जाओ उनके यहाँ कभी कभी दिखा लो। तो 1-2 पेशेंट उधर से इतनी दूरी है काफ़ी, फिर भी 1-2 पेशेंट आ जाते हैं कभी कभी। तो वो पल मुझे बहुत ही याद आता है जो है। वाकई ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर पल है, उस महिला की जान बच गई तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। वो तो पूरी तरह से निराश ही हो चुकी होगी। उसके घर परिवार के सब जो छोटे छोटे बच्चे थे, कह डॉक्टर साहब मर जाएंगे तो हमारी बेटी बेटा को कौन देखेगा। आज वो महिला जिंदा, आज भी वो जिंदा है। क्या बात है। अच्छा सर, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पता चले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है?
देखिए ये तो बड़ा मतलब जो है ये टिपिकल चीज़ है, जी। क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे तो उसके प्राइमरी में ये मिलते जुलते बहुत सारे जो है लक्षण मिलते हैं। जी। तो हम ऐसे फाइंडिंग नहीं कर सकते फिर भी, हम्म। क्योंकि क्या होता है कि मेस्टाइटिस होता है। कभी कभी देखा गया है कि जैसे जब बच्चा पैदा होते हैं और कहीं अगर कोई मिल्क वगैरह का प्रॉपरली इंजेक्शन नहीं हो पाता है तो एक्यूट फेज में ना मेस्टाइटिस हो जाता है। ओके। अगर मेस्टाइटिस है उसका अगर प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया तो कभी कभी मिल्क का एक्यूमुलेशन वहाँ शुरू होना हो जाता है, तो उससे भी जो है बहुत सारे विकार पैदा हो सकते हैं, ठीक है। या कहीं उसके हेरिडिटी में जो है अगर कहीं कैंसर है तो भी पॉजिटिव फैक्टर है कि मतलब हेरिडिटिकल भी एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर की अगर जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले तो जो है हमारी बॉडी क्या होगी, कमज़ोर होने शुरू हो जाती है, ठीक है। ओके। शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता है, फिर ब्रेस्ट में जो है गांठें बनेंगी, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी पेनफुल होता है, कभी कभी पेनलेस भी होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो वाइटलिटी है बॉडी की जो ना वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी देखा गया है कि लोगों को दर्द के साथ साथ बुखार भी आना शुरू हो जाता है। फिर हम उसका जो अगर इलाज करते हैं प्राइमरी लेवल पे, नहीं अगर ठीक हो पाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है। तो पता चला अगर प्राइमरी स्टेज में एक्यूट फेज में अगर फाइंडिंग हो जाती है कि ये जो है कैंसर है तो वो ठीक हो जाता है, होम्योपैथी दवाओं से ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक में है तो हम ये नहीं कर सकते कि ठीक ही हो जाएगा। लेकिन एक ये है कि हम होम्योपैथी दवाओं से ये देखा गया है कि कम से कम उसके लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसको थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए किसी भी इंसान को कि इस बीमारी से बचा जा सके आपके अकॉर्डिंग? देखिए कैंसर की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको जो है ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि हमारी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ना, जब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी डिरेंज होती है या कम होती है तभी ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहते हैं। या परिवार में कोई अगर सफ़रर है तो उसको होने की संभावना रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपने को अपना हेल्दी रखना होगा, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके रखना होगा, तब हम जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। कभी कभी देखा गया कि जैसे कंटामिनेटेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं तो उससे भी होने की संभावना रहते हैं। तो मतलब इसका मतलब ऑन द होल ये कह सकते हैं कि हमें कहीं न कहीं जो है ना मतलब जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए। हाँ, प्रिकॉशनरी रहना चाहिए, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने का प्रयास करना चाहिए, तब हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा सर, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक था कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इसको मतलब उस समय भी बहुत ज़्यादा ये लोगों को कम हो रहा था, और ये जो आपने बताया कैंसर में भी बहुत कम होता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को सर कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, डेवलप कैसे करें इसको, इसके लिए सर कुछ उपाय आप बता दीजिए। इम्यूनिटी के लिए सबसे 3-4 चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कि सबसे पहले तो आप जो है न्यूट्रिटिव डाइट इंटेक करें। न्यूट्रिटिव डाइट करने का सेंस ये है कि आप जो है शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। ओके। जैसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ठीक ना मिलेट्स की बात किया, मोटे अनाज का। आपने सुना होगा या देखा होगा, बाबा दादा से आप अगर कभी पूछते होंगे तो सबसे पहले के समय में जो है आज से 40-50-60 साल पहले जो है मोटे अनाज ही लोग खाते थे। तो मोटे अनाज खाने से ना पौष्टिकता बरकरार रहती थी, उससे बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती थी। और आज के परिवेश में हम जो है देख रहे हैं फास्ट फूड पर डिपेंड हो रहे हैं। तो फास्ट फूड जो है मतलब अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कैलोरी तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन पौष्टिकता के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं फास्ट फूड में वो भी कंटामिनेट शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। और फास्ट फूड में फैट ही ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी कम होगी, और भी जो मिलेगा वो हाइजीनिक नहीं होता है। तो अगर हम मोटे अनाज का सेवन करें, ठीक है, और योगा एक्सरसाइज करें, और कम से कम 6 से 7 घंटा खूब गहरी नींद में सोएं, हमेशा पॉजिटिव थाट रखें, तो हम निश्चित तौर पर हमारी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग रहेगी। अभी क्या है ना, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सब लोग जो है बड़ा आदमी बनने का प्रयास करते हैं। करेक्ट। तो दिमाग का जो है यूटिलाइजेशन जो है रॉन्ग डायरेक्शन में प्रयोग करते हैं। तो जब रॉन्ग डायरेक्शन में हम अपने जो दिमाग का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं हमारी जो है वाइटलिटी रिड्यूस होगी। हाँ, हमेशा अपने तरफ से मेरा व्यक्तिगत ये जो है सोच है कि हमेशा पॉजिटिव थाट रखना चाहिए, एक दूसरे का जो है भला करने का प्रयास करें। कहा गया कि भाई हम दूसरे का भला करेंगे तो ईश्वर हमारा भला करें, ये सही कहा गया है। हमेशा अगर हम पॉजिटिव थाट रखते हैं, अगर हम दूसरे का भला करें तो कोई न कोई ऐसी शक्ति है
जो आपका या हमारा भला करेगी। जी। इसलिए हमेशा अच्छा सोच रखा है, अच्छा विचार रखा है, अपना सात्विक भोजन लें, ठीक है, और योगा एक्सरसाइज पर दें, प्राणायाम करें, तो हमारी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग रहेगी, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी, जैसे कि सर अभी आपने सात्विक भोजन की बात करी थी, तो सर बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि सात्विक भोजन होता क्या है, तो सर इसके बारे में थोड़ा और आप बता सात्विक दीजिए। भोजन करने का जो सेंस होता है कि हमारा जो खान पान हो वो शुद्ध हो। जी, ओके। अगर कंपेरिजन करें, जैसे अभी जो फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, तो फास्ट फूड को सात्विक भोजन नहीं कर सकते बिल्कुल, हैं, वो तो नहीं कह ठीक सकते। है। और हमने जो जहाँ तक जाना है और जो विदेशों में भी इस पर रिसर्च हुआ है, जो भारतीय खाद्य सामग्री है, ठीक है, उसका और खाद्य सामग्री से बेटर माना गया। जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इसको सबसे शुद्ध भोजन माना गया है। ओके। इस पर विदेश पर भी कुछ हमने पीछे में एक बार मैगजीन में देखा था, तो उनका ही स्टेटमेंट था कि जो भारतीय खाद्य सामग्री है वो सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा है, जी, हाँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो अगर हम चावल, दाल, रोटी, सब्जी शुद्ध खाते हैं तो हमारे नज़र से सात्विक भोजन है। ओके, हरी सब्जी भी आ जाती है तो इसमें। चावल, दाल, रोटी, सब्जी शब्द ही है, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी, उसमें जितने भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट, वो सब मिलेगा। अच्छा, कच्ची वेजिटेबल्स जैसे लोग खाने को बताते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे? ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि आप देखिए, कच्ची सब्जी खाइए। सारी कच्ची सब्जी नहीं खाई जा सकती है। जैसे कुद्रू, एक आपने नाम सुना होगा, जी, बिल्कुल। ठीक है, जैसे सेफालेंड्रा इंडिका बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है, ओके। और हमारे होम्योपैथी में उसकी दवाई भी बनी हुई है। तो ये बहुत ही मतलब जो है वेजिटेबल में बहुत अच्छा सब्जी है, ठीक है। पहले के समय में हमने भी सुना था कि लोग गाँव में कहते हैं अरे इसको खाने से आदमी अंधा हो जाता है। ऐसा नहीं, अब जब हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो अगर कोई डायबिटिक हो, जो ओके। मधुमेह से पीड़ित है, तो उसके लिए कुंदरू की सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्या बात। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो, शुगर से ग्रसित हो, तो उसको कुंदरू जो है कच्चा 3-4 खाना चाहिए। उससे बहुत हद तक उसका ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल होगा। ओके, कच्चा ही खा लेना चाहिए। कच्चा खा लेना चाहिए। क्या बात है सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट को और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, आज के परिवेश में हिंदुस्तान में डायबिटीज बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा जी, है। बिल्कुल। और इसका कारण यही है, आपके पीछे के प्रश्न में उत्तर भी है, ठीक है, कि प्रतिस्पर्धा लोगों के अंदर है, कंपटीशन है। लोग एक सोचते हैं कि अगर वो वहाँ गए तो हम उससे और आगे चले जाएं, तो माइंड का जो है निगेटिव डायरेक्शन में यूज़ करना शुरू करते हैं। तो जब माइंड को निगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो एंजाइटी होगी, और एंजाइटी जब होगी तो ब्रेन की एक्टिविटीज एक्सेलरेट हो जाती है, तो उसमें ग्लूकोज का डिमांड ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा पैंक्रियाज है, जहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, जो ग्लूकोज को जो कंट्रोल करने का काम करता है, वो या तो सिक्रीशन उसका रिड्यूस हो जाएगा, तो या एबनॉर्मल सिक्रीशन होगा, और जब एबनॉर्मल सिक्रीशन होगा तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारे नज़रिए से सलूशन है कि आप तो सबसे पहले कि बहुत कंपटीशन करिए, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा करके, ठीक है, स्वस्थ मानसिकता के साथ जो है आप कंपटीशन करिए। अपने खान पान पर कंट्रोल रखिए, 4 से 6 घंटा जो है अच्छे से सोइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ओके। जिनको सर हो गया है वो सर क्या करें? और जैसे अगर कोई डायबिटीज़ से सफ़रर है, तो कम से कम कोशिश ये करना चाहिए कि ग्लूकोज की कंटेनिंग बॉडी में कम से कम लें। जितना आवश्यकता हो उससे ज़्यादा ना खाएं। अगर हम कामकाजी नहीं हैं, हम खेत खलिहान में काम नहीं करते हैं, तो हम रोटी चावल का सेवन कम से कम करें, मोटे अनाज का सेवन करें जिसमें ग्लूकोज की कंटेनिंग कम से कम हो, ठीक है। फ्रूट का सेवन करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम योगा और एक्सरसाइज करें। और कोशिश करें कि मतलब एलोपैथी दवाइयाँ वगैरह का सेवन इसमें पेन किलर वगैरह नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी किडनी जो है, पेन किलर अगर हम ज़्यादा खाएंगे और डायबिटिक सफ़र है तो उससे किडनी ख़राब होने की संभावना रहती है। तो कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी ना यूज़ करें। जो अपने घरेलू उपचार हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाई, उसका ज़्यादा प्रयोग करने का प्रयास करें। और मेजर ये है कि हम अपने खान पान पर अगर कंट्रोल करें तो बहुत हद तक जिससे हम बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, लीवर से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो लीवर को क्योर करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरते इंसान? देखिए, सबसे पहले तो लीवर की अगर आपने बात किया, तो लीवर हमारे शरीर का बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें बात करें लीवर के काम का, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है
तो जो ब्लड का फार्मेशन होता है वो लीवर और स्प्लीन के ही द्वारा होता है। तो लीवर हमारा बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। और एडल्ट लाइफ में अगर हम बात करें तो लीवर का भी अहम रोल है। जितने भी हम जो है खाद्य सामग्री जो टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे पॉइजनस से कुछ सब्सटेंसेस है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ब्लड जो है ब्लड को बनाने में काम करता है। जो भी हम खाद्य सामग्री लेते हैं उसको पचाने में, बाइल जूस निकलता है वो भोजन को पचाने में काम करता है। तो वाइटल बहुत ही, लीवर हमारा वाइटल ऑर्गन है। तो उससे बचाने के लिए हमको उससे कैसे हम बचा, हमारा लीवर ज़्यादा जो है ग्रसित ना हो, तो कैसे हम उस बीमारी से बचें, तो उसमें है कि तेल मसाला घी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर तेल घी मसाला का हम प्रयोग कम करेंगे तो हमारे लीवर को कम काम करना पड़ेगा, हमारा लीवर हेल्दी रहेगा। और ज़्यादा जो है अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इस सब से बचेंगे तो हमारा लीवर हेल्दी रहेगा, और हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारा दिमाग हेल्दी रहेगा, हमारी शरीर हेल्दी रहेगी। मैंने एक चीज़ कई लोगों के मुँह से सुनी है कि अगर आपको पथरी है तो आप बियर पीजिए तो वो उससे ठीक हो जाएगी। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, मैंने बताया ना कि हम कभी भी जो है इस पर हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक ना। जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो, भाई बियर है उसमें भी अल्कोहल होता है जी, बिल्कुल। अगर हम उसको भी ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारा जो है लीवर जो है वो बीमार होगा। लीवर के जो हेपेटिक सेल्स और डैमेज होंगे। तो हम तो नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप बियर पियो। हमारे होम्योपैथी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ, हम क्यों किसी को बियर करेंगे? जब हमारे दवाओं से ठीक हो जाए तो हम बियर क्यों रिकमेंड करेंगे? ये लोगों की भ्रांति है कि बियर पीने से जो है पथरी जो है या स्टोन जो है निकल जाता है। जी। मैंने कई लोगों के मुझे सुना, इसलिए मैं आपसे थोड़ा कंफर्म कर रहा था कि मैं एज ए डॉक्टर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बियर पीजिए, दवाई मत खाइए, बियर पी करके अपना पथरी निकालिए। बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में बियर पीते पीते शराब पे पहुंच जाते हैं। अल्कोहल जो है कि एक क्वांटिटी होती है बॉडी के लिए, क्वांटिटी कि आप उतने मात्रा मिल रहे हैं तो आप हेल्दी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उसका 100 में 100% दुरुपयोग ही होता है, सदुपयोग कम ही करते हैं। उन्होंने कहा कि आप 5 ml अगर कोई अगर डॉक्टर रिकमेंड करा कि 5 ml लो या 10 ml लो, तो आदमी 10 ml तो पीता नहीं है। 2-4 दिन पिएगा, उसको थोड़ा अच्छा लगे, सोचेगा 20 ml पी लें, कल 30 ml पे 40 ml, वो करते करते पूरा वो बोतल ही पीना शुरू करता है। तो निश्चित तौर पर फिर तो अंधेरे की तरफ जा रहा है, उसकी तो ज़िंदगी अंधेरे की तरफ जा रही है। अपने भी जाएगा, अपने परिवार को भी लेके जाएगा। तो मैं कभी सुझाव नहीं देता कि आप अल्कोहल लीजिए। आपकी लाइफ का कोई स्ट्रगल ऐसा मोमेंट रहा हो, आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए तो आपको लगा हो अरे वाह क्या बात है? पढ़ाई में भी कुछ ऐसा दौर आया था जो फीस वगैरह को लेकर के, और समय से मतलब जो है कॉलेज की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही थी, तो उस समय मैं थोड़ा सा परेशान हुआ करता था। लेकिन फिर मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। तो पढ़ाई के दरमियान कभी कभी ऐसे भी पल आए हैं कि मुझे प्लेटफार्म पर जा कर के सोना पड़ा कुछ दिन। प्लेटफॉर्म पे सोए हैं आप? प्लेटफार्म पर भी मैंने सोया है स्टार्टिंग के दौर में। चूँकि अजनबी जगह जाने पर और आर्थिक तंगी भी थी कि समय से पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआती मैं क्लास के दिनों में जब मैं मेडिकल की शिक्षा ले रहा था तो मैं 2-3 दिन तक प्लेटफार्म पर भी सोया था। रात को प्लेटफार्म पर सोता था और वहीं स्नान करता था और नहा करके, अब सीधे 9:30 पर मेरा क्लास चलता था। मैं 9:30 पर आके क्लास कर के और फिर 5 बजे तक पढ़ाई करके और फिर वही स्टेशन पर चले जाते। तो वहीं जो स्टेशन पर जो लाइट जलता था उसी के नीचे बैठ करके अपना हम तैयार कर लेते थे, और जा कर के बाहर उसमें 6-7 रुपये में रोटी सब्ज़ी मिल जाता था, खा लेते थे और खा करके फिर वहीं पढ़ते तो वहीं सो जाते थे। फिर वहीं नहा करके फिर चले जाते थे। फिर बाद में एक आध हफ्ते बाद फिर धीरे धीरे क्लास में लोगों से दोस्ती हुई। फिर एक हमारा मित्र था, वो कमरा लिया था, तो फिर मैं उसके साथ जा कर के एडजस्ट हो गया। वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है सर। तो सर आपने इतने सारे क्वेश्चन पे अपने अच्छे अच्छे विचार रखे, इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका इसलिए कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से मुझे समय दिया और आपने यहाँ पे आके लोगों का मार्गदर्शन किया, और आपके माध्यम से बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो मैं सबके बिहाफ पे जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, क्योंकि आपने जो है जितने भी प्रश्न किए बहुत ही तार्किक थे और महत्वपूर्ण थे
कि जिसका जो है आम जीवन में या आम जनमानस के लिए कहीं न कहीं वो लाभप्रद है। तो आपकी भी सोच, आपकी भी विचारधारा बहुत अच्छी है। मैं आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही प्रश्न अपने मंच पर उठाइए और तरह तरह के विद्वत जन लोगों से संपर्क करिए और आम जनमानस में इसको प्रचारित करिए, जिससे आप भी एक कड़ी बनिए कि हम अपने समाज का कैसे उत्थान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी सर। ऐसे शिवम जी, मतलब ये आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये छोटी सी कहीं कहीं आपकी इच्छा है तो आपके मैं इच्छा का सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप अभी मतलब हमें लग रहा है कि अभी आप अपने जर्नी को स्टार्ट किए हैं, तो हमारी शुभकामना रहेगी। चलिए, मैं भी प्रयास करूँगा कि कहीं न कहीं आपके इस जर्नी में मैं एक कड़ी बनूँ, तो मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगा मैं पूरा आपका हेल्प करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद सर।